बेटा जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो एलिमिनेशन रिएक्शन का है। एलिमिनेशन रिएक्शन के हवाले से आपको चैप्टर 7 में बताया हुआ है। वैसे तो इसी की बात को मैं आगे लेके चलूँगा। एलिमिनेशन रिएक्शन पहले थोड़ा सा हम एक्सप्लेन कर देते हैं, फिर उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे आज। तो एलिमिनेशन रिएक्शन क्या है भाई? अच्छा बेटा, एलिमिनेशन रिएक्शंस एक ख़ास तरह के रिएक्शंस होते हैं जिसमें किसी सब्सटेंस पर से कोई रिएजेंट रिमूव होता है। अब उस रिएजेंट के रिमूव होने के नतीजे में जो कंपाउंड हमारा होता है वो अनसैचुरेटेड हो जाता है, यानी कि उस पे सिंगल बॉन्ड्स थे और वो सिंगल बॉन्ड्स खत्म होकर डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया या ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। तो ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। जब चीज़ें रिमूव हों, नतीजे में अनसैचुरेशन आ जाएगी, यानी कि उसमें मजीद चीज़ों के ऐड होने की गुंजाइश बढ़ जाएगी। अच्छा, ये जो एलिमिनेशन रिएक्शन होते हैं ये ड्यू टू हेट्रोलिटिक क्लीवेज होते हैं। हेट्रोलिटिक क्लीवेज कहते हैं एसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स का टूटना। लाइक जैसे फॉर एग्जांपल अभी सिमेट्रिकल क्लीवेज, हमने सिमेट्री की बात की हुई है मार्कोनी-कूव्स रूल में, मुझे याद है। जैसे अब ये देखो, ये एक एसिमेट्रिकल अल्कीन है, सिमेट्रिकल अल्कीन है सॉरी। इसको अगर मैं बीच से कट करता हूँ तो दोनों जो हमारे पास कंपोनेंट्स हैं वो सेम होंगे, ठीक है ना। हेट्रोलिटिक क्लीवेज कहते हैं कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें अलग अलग जो है वो बॉन्ड्स टूटे। जैसे कि अगर मिसाल के तौर पे मैं बात करूं, एक कार्बन पे क्लोरीन और एक कार्बन पे हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो इसे कहते हैं हेट्रोलिटिकल क्लीवेज। सही है, जिसमें अगर इन दोनों बॉन्ड्स को मैं तोड़ता हूं तो ये दोनों एटम्स चूंकि अलग अलग हैं तो इसलिए हेट्रोलिटिक क्लीवेज कहलाता है। क्लियर हुई बात? हेट्रोलिटिक क्लीवेज समझ में आया बेटा? बेटा हेट्रोलिटिक क्लीवेज समझ में आया? यस सर। ओके। अच्छा जी, अगर हेट्रोलिटिक क्लीवेज आप लोगों को क्लियर हो गया तो फिर अब आगे चलते हैं। थोड़ी सी बात अब हम करेंगे जो हमारे पास जो अभी कंसिडरेशन में है। एलिमिनेशन की काफ़ी सारी टाइप्स हो सकती हैं जो हमारे कोर्स में है, और सबसे कॉमन यही है। इन्हें हम कहते हैं बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस, कहलाते हैं बीटा एलिमिनेशन अब बीटा एलिमिनेशन में क्या होता है? इन दीज रिएक्शंस elimination of high electronegative group, जो कि क्या है, जैसे कि हेलोजेंस या हाइड्रोक्साइल ग्रुप्स। अच्छा जी बेटा, तो बीटा एलिमिनेशन एक खास तरह का एलिमिनेशन रिएक्शन होता है जिसमें हेलोजन या हाइड्रोक्साइल ग्रुप जो है ना वो सेपरेट होता है और हमारे पास अल्कीन प्रोड्यूस होता है। आप लोगों को याद होगा चैप्टर 7 में हमने डीहाइड्रोहेलोजिनेशन किया था बाय मींस ऑफ अल्कोहलिक क्यूएच, याद है? उसकी मैंने इनडायरेक्ट प्रॉब्लम्स भी करवाई थी। यस सर, याद है। तो वही रिएक्शन जो आप वहां करके आए हो ना, अब उसको आप डिटेल में पढ़ रहे हो कि वो क्यों होता है, कैसे होता है, क्या होता है। यानी कि वही रिएक्शन है, बस उसकी बात जो है वो बड़ी तफसीली हो चुकी है। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा कि दो ग्रुप्स का मैंने जिक्र किया कि एक तो हेलोजन का रिमूवल है और एक OH का रिमूवल है। तो आप लोगों ने एक तो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन पढ़ी है और एक आप लोगों ने पढ़ी है डीहाइड्रेशन। हाइड्रेशन हमने की थी सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में, प्रिपरेशन ऑफ इथीन में, और डीहाइड्रोहेलोजिनेशन भी हमने प्रिपरेशन ऑफ इथीन में ही की थी चैप्टर नंबर 7 में। तो वही दोनों एग्जाम्पल्स हम यहाँ पर अगर कोट करना चाहें तो हम कर सकते हैं।
अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, चैप्टर 7 की जो हमारे पास एग्जाम्पल हैं वही सबसे बेस्ट रहेगी यहाँ पर, कि CH2 इसके साथ एक हाइड्रोजन यहाँ दिखा देते हैं, CH2 और इसके साथ लगा हुआ है फॉर एग्जांपल क्लोरीन। इसका रिएक्शन मैंने करवाया अल्कोहलिक KOH के साथ। अच्छा, अल्कली का मतलब यहाँ मैंने लिखा हुआ है शायद अल्कली। अल्कली का मतलब बेटा अल्कोहलिक KOH यानी कि बेस है। अल्कली का मतलब यहाँ पे अल्कली मेटल नहीं है, बेसिकली बेस है, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो अल्कोहल के साथ जब हम रिएक्शन कराएंगे तो हमें पता है कि ये अल्फा कार्बन है क्योंकि इसके साथ फंक्शनल ग्रुप लगा है, इसमें से निकलकर हमारे पास ये क्लोरीन और ये पोटेशियम मिलकर KCl बनाता है बेटा, और ये OH और ये H मिलकर वाटर फॉर्म करता है, तो H2O। नतीजे में देखो इस कार्बन और इस कार्बन दोनों कार्बन से एक एक एटम रिमूव हुआ है, तो आपके पास क्या बच जाता है बेटा यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड विद CH2, ये बच जाता है। तो ये हमारे पास अल्कली की एग्जांपल आ गई, यानी डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। एक एग्जांपल हम कर लेते हैं एसिड वाली, CH2H और CH2, इसके साथ हमने लगाया हुआ है फंक्शनल ग्रुप OH। अच्छा, डिहाइड्रेशन कराने के लिए हम क्या करते हैं, डिहाइड्रेशन कराने के लिए हम अल्कोहलिक KOH की जगह सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं, H2SO4, ठीक है। तो बेटा डिहाइड्रेशन का मतलब है वाटर का रिमूवल। तो यहाँ पर OH रिमूव होता है बेटा अल्फा कार्बन से और H रिमूव होता है बीटा कार्बन से, जो अल्टीमेटली आपके पास फॉर्म करता है वाटर। अब क्या बच गया आपके पास, इस कार्बन पे CH2 बच गया, एक H तो निकल गया, इस कार्बन के पास भी CH2 बच गया क्योंकि OH निकल गया। अब दोनों कंपाउंड आपस में डबल बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं और अल्टीमेटली आपके पास ईथीन फॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक कंक्लूसिव स्टेटमेंट दे देता हूँ कि एज in these reactions elimination of beta hydrogen takes place in reaction में, चूंकि बीटा हाइड्रोजन का एलिमिनेशन होता है, that is why they are called as beta elimination. चैप्टर 7 में जो हमने एडिशन, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन रिएक्शंस पढ़े थे वही है सिंपली। जी बेटा, ये एलिमिनेशन रिएक्शन ही है। तो इसको बीटा हाइड्रोजन अलग से क्यों बोला, बीटा हाइड्रोजन क्यों बोला? बेटा देखो बीटा हाइड्रोजन बोले बोलो आप। बोलो बोलो। नहीं सर आप बोले, मैंने मेरा हो गया। अच्छा, बेटा इसको बीटा एलिमिनेशन इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे मैंने वजह लिख भी दी है। बेसिकली देखो, एलिमिनेशन की बहुत सारी टाइप्स होती हैं। एलिमिनेशन हमारे पास सिर्फ हाइड्रोजन के रिमूवल पे नहीं होता, एलिमिनेशन रिएक्शन हमारे पास बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। इनऑर्गेनिक में भी होते हैं, ऑर्गेनिक में भी बहुत अलग अलग तरह के एलिमिनेशन रिएक्शन होते हैं। बीटा एलिमिनेशन जो है ना, वो पर्टिकुलरली हिट करता है एक ऐसे एलिमिनेशन से जिसमें बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकले, नतीजतन अल्कीन फॉर्म हो। यानी कि बीटा एलिमिनेशन जब भी हो रही होगी ना तो अल्कीन फॉर्म होगा। और दूसरी तरह के एलिमिनेशन में जरूरी नहीं है अल्कीन फॉर्म हो, कोई और चीज, कोई और कंपाउंड भी फॉर्म हो सकता है, लाइक कोई और फैमिली का कंपाउंड भी फॉर्म हो सकता है। तो इसलिए रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं बीटा एलिमिनेशन को, ठीक है। ओके सर, बीटा एलिमिनेशन होगी तो मतलब डबल बॉन्ड बनेगा, कार्बन कार्बन, इथीन बिल्कुल फैमिली आएगी। बिल्कुल, ये फिक्स है, एटलीस्ट सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के कोर्स तक तो फिक्स है, ठीक है भाई। जी बोलो, दोबारा बोलो बेटे, आवाज नहीं आई। सर मैं कह रही हूँ कंटिन्यू करें, मैं ओके ओके। अच्छा, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस जो हैं ये हमारे पास इंट्रोड्यूस हुए थे इन द ईयर 1941। दो साइंटिस्ट थे, ह्यूज और इनगोल्ड। इन दो साइंटिस्ट ने बीटा एलिमिनेशन का मैकेनिज्म और बाकी तफसीलात बताई थी। अब जो बीटा एलिमिनेशन हम देखने जा रहे हैं अभी, इस बीटा एलिमिनेशन की, जैसे हमने SN1 और SN2 किया था ना, वैसे ही बीटा एलिमिनेशन की भी दो टाइप्स हैं।
फॉर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स अलग है और फॉर टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स अलग है। तो अब इसकी टाइप्स के हवाले से हम देखते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, बल्कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बीटा एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन की हमारे पास 2 टाइप्स हैं। पहला है E2 रिएक्शंस, ठीक है, और E1 रिएक्शन। अब बारी बारी इन दोनों टाइप्स को पढ़ेंगे। जैसे हमारे पास SN1 SN2 था बेटा, वैसे ही E1 E2 भी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे E2 का मैकेनिज्म कि E2 किस तरीके से काम करता है, यानी कि E2 की तफसील को हम पढ़ते हैं। अच्छा जी, E2 रिएक्शन क्या होता है बेटा? दिस इज बाइमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। ये बाइमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन होता है in which both alkyl halide and attacking group involved in the rate determination step। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन मालूम करने का स्टेप होता है उसमें ये दोनों डिपेंड करते हैं। जैसे SN2 में था ना कि SN2 में SN2 वो टाइप थी जिसमें रेट डिटर्मिनेशन स्टेप में अल्काइल हैलाइड और अटैकिंग ग्रुप का जो न्यूक्लियोफाइल था वो दोनों रेट डिटर्मिनेशन स्टेप को बताने में हेल्प कर रहे थे। वैसे ही E2 मैकेनिज्म में भी सेम होता है बेटा, बाइमॉलिक्यूलर होता है। तो अल्काइल हैलाइड और जो अटैकिंग ग्रुप होता है ये दोनों मिलकर रेट मालूम करते हैं रिएक्शन का। E1 में क्या होगा? सिंगल स्टेप होगा। अब अगर इसकी एग्जांपल देखें तो हम इसी एग्जाम्पल को ना बेटा, ये वाली जो अल्कोहलिक KOH वाली एग्जाम्पल थी, इसी को ही आपके सामने रखेंगे ताकि आपके लिए ज़रा इसको समझना भी आसान हो जाए, ये तफसीलन समझ में भी आ जाए। देखो मेरे पास ये एक अल्काइल हैलाइड है। अब अगर आप गौर करो, अच्छा इस मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन करने की जरूरत है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो R का मतलब ये है कि एक लंबी जो चेन है कार्बन की वो चलती जा रही है यहाँ पर, ठीक है। अब अगर मैं इसका रिएक्शन एल्कोहलिक KOH के साथ करवाता हूँ तो एल्कोहलिक KOH के नतीजे में क्या होता है? देखो इस पूरे मॉलिक्यूल पर जो ओवरऑल चार्जेस है ना उनको पहले समझो। हेलोजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो इट हैज अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अच्छा, इसके नतीजे में इस वाला जो कार्बन, जो ये वाला कार्बन है, इसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा बेटा? इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। अच्छा, जो हमारे पास ये पूरा स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, इस पूरे स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। अच्छा क्यों, ये भी बता दूं बेटा। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो 2.4 है और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.2 है। ये दोनों की EN वैल्यूज है। अब इस हिसाब से आप खुद ही जज कर सकते हो कि कौन पार्शियली पॉजिटिव होगा और कौन पार्शियली नेगेटिव होगा। यानी कार्बन इज स्लाइटली, वेरी स्लाइटली पार्शियली नेगेटिव,
and hydrogen is very slightly partially positive. अच्छा, अब ये जो मॉलिक्यूल KOH का है, इस KOH के मॉलिक्यूल में पोटेशियम पर पॉजिटिव चार्ज है और OH नेगेटिव पर नेगेटिव चार्ज है। अब एक चीज बेटा हमेशा मेरी याद रखना कि जो स्पीशी नेगेटिवली चार्ज होती है ना, वो हमेशा पॉजिटिव स्पीशी की तरफ जाती है। लेकिन अब मिसाल के तौर पर मैं आपको एक चीज शायद पहले भी बताई हुई है, फिर बता रहा हूं। देखो, क्लोरीन है। अब अगर क्लोरीन के पास मैं दो ऑप्शंस दूं कि भाई सोडियम है और पोटेशियम है, तो क्लोरीन सोडियम क्लोराइड बनाएगा या पोटेशियम क्लोराइड बनाएगा? क्या कहते हैं आप लोग? सोडियम क्लोराइड। नहीं, क्लोरीन विल ऑलवेज फॉर्म पोटेशियम क्लोराइड। रीजन क्या है कि पोटेशियम इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन क्लोरीन, देन सोडियम, सॉरी। सोडियम के मुकाबले में इलेक्ट्रोपॉजिटिव ज्यादा कौन है? पोटेशियम। यानी कि जो चीज बेटा नेगेटिव होती है ना, वो मैक्सिमम इलेक्ट्रोपॉजिटिव चीज की तरफ जाती है। आई मीन दैट कि अगर सोडियम की फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी 1 है एंड पोटेशियम की 1.5 है, तो जेन्युइनली डेफिनेटली क्लोरीन मूव करेगा पोटेशियम की तरफ, बिकॉज इसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मत समझना, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज्यादा है सोडियम से। यानी कि नेगेटिव चीज मोर पॉजिटिव की तरफ जाती है, या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि पॉजिटिव चीज मोर नेगेटिव की तरफ जाती है। इसी तरीके से अगर मैं पोटेशियम को ऑफर दूं कि भाई आपके पास फ्लोरीन है और आपके पास क्लोरीन है, आप किससे बॉन्ड बनाना पसंद करेंगे? तो पोटेशियम विल ऑलवेज गो फॉर KF, नॉट KCl। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। यानी कि अगर हम नेगेटिव आयन के रिस्पेक्ट से देखें तो मोर पॉजिटिव, और पॉजिटिव आयन के रिस्पेक्ट से देखें तो मोर नेगेटिव। ये बात समझ में आई बेटा? जी सर। ठीक है। अब उस हिसाब से देखो, हेलोजन यहां पर कार्बन के साथ बॉन्ड बनाकर बैठा हुआ तो है, बट जैसे ही इसको ये पोटेशियम नजर आया, एज कंपेयर टू कार्बन, पोटेशियम इज वे फार मच मोर पॉजिटिव। पोटेशियम जो है वो कार्बन के मुकाबले में बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव होता है। तो क्लोरीन डेफिनेटली मूव कर जाएगा किस तरफ? पोटेशियम की तरफ। अच्छा, जब नेगेटिव से पॉजिटिव की बात हमने देखी, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की बात भी देखते हैं। अब अगर इस वाले बीटा कार्बन की बात करूं, तो हाइड्रोजन इज पार्शियली पॉजिटिव एंड कार्बन इज पार्शियली नेगेटिव। तो जो पॉजिटिव होता है वो नेगेटिव की तरफ जाता है। अब अगर मैं कहूं कि भाई कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और हाइड्रोक्साइल आयन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में OH आयन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है, तो हाइड्रोजन विल डेफिनेटली मूव टूवर्ड्स OH। अच्छा, एक चीज और एक और चीज पे जरा सा गौर करना। देखो, अक्सर बच्चे ये सवाल पूछते हैं कि सर हाइड्रोजन इसी से ही क्यों निकला, मतलब बीटा कार्बन से ही क्यों निकल रहा है? मतलब अल्फा कार्बन में भी हाइड्रोजन है तो वहां से निकल जाता। देखो, एक तो अगर अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा ना, तो ये कार्बन फिर स्टेबल रह ही नहीं पाएगा। अभी तो एक एक कार्बन, दोनों कार्बन में से एक एक चीज निकल रही है, तो दोनों के पास स्टेबल होने का मौका क्या है कि दोनों आपस में डबल बॉन्ड कर लें तो स्टेबल हो जाएगा। लेकिन अगर अल्फा कार्बन में से ही मैं हेलोजन भी निकाल दूं और हाइड्रोजन भी निकाल दूं, तो इसमें तो दो बॉन्ड की कमी आ गई, और पीछे वाले कार्बन के पास कोई कमी नहीं है बॉन्ड की, तो ये बॉन्ड किससे बनाएगा? ये तो अनस्टेबल हो जाएगा, मॉलिक्यूल ही टूट जाएगा। एक तो ये रीजन भी है, मतलब जो मैंने भी आपको एक्सप्लेन कर दिया। एक और रीजन भी तो हो सकता है, अगर आप गौर करो कि सर इसमें तो हाइड्रोजन पार्शियली नेगेटिव होगा ना? वेरी गुड, अल्फा कार्बन में अल्फा कार्बन के पास जो हाइड्रोजन है, दे आर पार्शियली नेगेटिव। अच्छा, अब कोई बोले कि सर अभी आपने कहा कि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है और कार्बन की ज्यादा होती है, तो ये पार्शियली नेगेटिव कैसे हुआ? बेटा क्योंकि इसके पास हेलोजन है ना,
जब हम किसी मॉलिक्यूल की बात करते हैं ना, तो हम ओवरऑल इफेक्ट देख रहे होते हैं। यानी कि जब इन दोनों बॉन्ड्स की मैं बात करूंगा ना, तो क्लोरीन इतना ज्यादा, मतलब हेलोजन इतना ज्यादा नेगेटिव होता है कि वो अल्टीमेटली कार्बन को पार्शियली पॉजिटिव बना देता है। और जब किसी मॉलिक्यूल में एक जगह पर एक पोल क्रिएट होता है, तो उसके ऑपोजिट एंड पर ऑपोजिट पोल क्रिएट होना लाजमी है। यानी कि अगर इस कार्बन पर, इस एटम पर मैं कह रहा हूं कि पॉजिटिव पोल क्रिएट हुआ, तो इसका जो ऑपोजिट एंड होगा उस पर डेफिनेटली नेगेटिव पोल क्रिएट होना वाजिब है। तो इस वजह से भी बीटा में से, अल्फा में से हाइड्रोजन रिमूव नहीं होता, क्योंकि हेयर हाइड्रोजन इज पार्शियली नेगेटिव। तो वो पार्शियली नेगेटिव किसी नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज से जाकर नहीं मिलेगा। दैट्स वाई कि बीटा हाइड्रोजन के पास से, बीटा कार्बन में से हाइड्रोजन निकलता है। अब बच्चे कभी कभार एक सवाल और भी करते हैं कि सर ठीक है, अगर दो कार्बन है तो आपकी ये वाली बात, ये वाली रीजन एक्सेप्टेबल है, लेकिन सर अगर ऐसा हो कि फॉर एग्जाम्पल ये हेलोजन है, ये बीटा कार्बन हो गया और ये गैमा कार्बन हो गया। अब देखें सर, इसकी अगर मैं बात करूं तो इसमें भी जो आपने पढ़ाया है वो तो यही पढ़ाया है कि हाइड्रोजन विल ऑलवेज बी रिमूव फ्रॉम बीटा हाइड्रोजन। बट सर यहाँ पर ये जो कार्बन है, यानी कि गैमा कार्बन जो है सर, वो गैमा कार्बन भी तो सर पार्शियली पॉजिटिव ही है ना, तो इसमें से क्यों रिमूव नहीं हो रहा हाइड्रोजन? बेटा अगर इसमें से हाइड्रोजन रिमूव होगा तो इस कार्बन को स्टेबल कैसे करोगे? मेरा सवाल सिर्फ इतना सा। मैंने दो रीजंस बताए हैं अल्फा कार्बन में से हाइड्रोजन के ना निकलने। पहला रीजन मैं तुम लोग को चैप्टर 7 में भी बता चुका हूँ, दूसरा रीजन मैंने तुम्हें आज बताया। और अब वही पहला रीजन यहाँ अप्लाई करके देख लो ना, कि अगर मैं इस गैमा कार्बन में से हाइड्रोजन निकालूंगा तो इस कार्बन की जो एक बॉन्ड डेफिशिएंसी क्रिएट हुई होगी, ये बॉन्ड डेफिशिएंसी कैसे पूरी करूंगा? इस वाले कार्बन के तो चारों बॉन्ड सिंगल है, ये तो किसी से बॉन्ड बना ही नहीं सकता। इस कार्बन के 3 बॉन्ड बन गए, 3 बॉन्ड रह गए। अब ये चौथा बॉन्ड कहाँ से बनाएगा? अगर इसके पीछे भी कोई कार्बन होगा तो उसके भी तो चारों बॉन्ड बने हुए होंगे ना, तो ये वाले बेचारा अपनी इस बॉन्ड की कमी को कैसे पूरा करेगा? तो रिएक्शन के लिए फिजिबिलिटी भी तो होनी चाहिए ना, इसलिए किसी और हाइड्रो कार्बन में से हाइड्रोजन रिमूव नहीं होगा। बात समझ में आई मेरी? जी सर। ठीक। तो अब जो हमारे पास रिएक्शन है, अब ये जो सब्सटेंस है ये पूरा का पूरा ट्रांजिशन स्टेट में मूव करता है। मैं ट्रांजिशन स्टेट लिख लेता हूँ, जैसा एसएन का मैकेनिज्म था ना वैसे ही। अच्छा, ट्रांजिशन में क्या होता है भाई? ट्रांजिशन में देख लो, इस वाले कार्बन का जो ये हाइड्रोजन है, इसका बॉन्ड अपने कार्बन के साथ टूट रहा होता है और OH के साथ बन रहा होता है। मुझे इसको डॉटेड लाइन से शो करना चाहिए। अपने कार्बन के साथ इसका बॉन्ड टूट रहा होता है और OH के साथ बन रहा होता है। सेम इसी टाइम पर ये वाला जो बॉन्ड होता है कार्बन और हेलोजन वाला, ये भी ब्रेक होता है। ठीक है। अच्छा, ये ब्रेक कैसे होता है? मैं यहाँ पर इसको ये नहीं कहूंगा कि ये एक एक इलेक्ट्रॉन शफल अप करके ब्रेक होता है, क्योंकि अगर हेलोजन यहाँ पर अपने इलेक्ट्रॉन, मतलब कार्बन के इलेक्ट्रॉन को लेकर निकलेगा, तो फिर कार्बन के पास जो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो वो फिर अगेन बॉन्ड नहीं बना पाएगा। तो इसलिए यहाँ पर जो बॉन्ड ब्रेकिंग होती है वो इस तरीके से है कि कार्बन का इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास ही रहता है और हेलोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर सेपरेट होता है। फिर जब KCl के साथ जुड़ेगा तो पोटेशियम जो है वो अल्टीमेटली अपना जो इलेक्ट्रॉन है वो इसको प्रोवाइड करेगा एंड देन बॉन्ड फर्दर आगे बनेगा। यानी कि ये क्या हमारे पास हो जाती है बेटा? ये कहलाती है ट्रांजिशन स्टेट। अब ट्रांजिशन स्टेट के बाद आपके पास अल्टीमेटली क्या रह जाता है? अल्टीमेटली आपके पास ये बना, साथ में एक्स का नेगेटिव अगर यहाँ से हम निकाल देते हैं। अच्छा, एक्स का नेगेटिव निकलने की मतलब ये है कि वो कार्बन के इलेक्ट्रॉन को लेकर निकला है, लेकिन एक्स नेगेटिव हम यहाँ पर लिखते नहीं है, क्योंकि अगर हेलोजन कार्बन के इलेक्ट्रॉन को लेकर निकलेगा ना बेटा, तो इशू ये आएगा कि फिर ये कार्बन अपना कोवेलेंट बॉन्ड इसके साथ कैसे फॉर्म करेगा। तो इलेक्ट्रॉन लिए बगैर निकलता है, देन पोटेशियम इसको अपना इलेक्ट्रॉन देता है।
सर तो इस मैकेनिज्म में आयंस एज सच फॉर्म नहीं होते? ये वाली बात नहीं समझा बेटा। मतलब वैसे तो हम ज्यादातर ये पढ़ते हैं ना कि जैसे क्लोरीन है तो वो आयन बन के निकलेगा, तो ये तो आयन तो नहीं बन रहा है ये। नहीं बेटा, देखो अगर आयन बनेगा ना तो एक सिंपल सा फिनोमिना है कि आयन बनने के लिए क्या जरूरी है कि ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेके निकले। अगर ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेकर निकल गया तो कार्बन के पास तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचा ना कि डबल बॉन्ड बनाने के लिए। तो ये भी तो जी सर। इशू है। अच्छा, इससे पहले भी ऐसा हो रहा था, लेकिन इससे पहले क्या हो रहा था कि वहां पे जो कार्बन के इलेक्ट्रॉन की कमी हुई थी वो कोई पूरी कर रहा था, वो कमी कोई पूरी कर दे रहा था। लेकिन यहाँ पे कमी पूरी कौन करेगा? अच्छा, कमी पूरी करने के लिए जरूरी है कि ये हटे, कोई और इसकी जगह लगे। यहाँ पे कोई और लगने का तो सवाल ही नहीं है ना बेटा, तो कमी कहाँ से पूरी होगी? कमी पूरी होने का सवाल होता तो फिर मैं इसको नेगेटिव आयन की सूरत में रिमूव करवाता, लेकिन ये नेगेटिव आयन की सूरत में इसीलिए रिमूव नहीं होगा यहाँ। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा के एक्स और साथ में बनेगा वाटर। क्लियर हुआ बेटा? यस सर। अच्छा जी, तो रिएक्शन काइनेटिक्स क्या होगी? काइनेटिक्स कह लें या वो एसएन में जैसे मैंने लिखवाया था ना बेसिक पॉइंट्स, आप वो कह लें। तो ये पहली बात तो वन स्टेप रिएक्शन है, ठीक है। और अब रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो यहाँ पर रेट डिपेंड्स ऑन अटैकिंग ग्रुप एज वेल एज सबस्ट्रेट। यानी कि अल्काइल हैलाइड जो यहाँ पर हमने लिया हुआ है अल्काइल हैलाइड और अटैकिंग ग्रुप दोनों के ऊपर रेट डिपेंड करता है। रेट है क्या इसका? रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट। और यहाँ पर जो हमारे पास अटैकिंग ग्रुप है फिलहाल वो ओ एच आइन है, तो मैं इसको वो लिख रहा हूँ ओ एच नेगेटिव आइन, ठीक है ना। तो यानी कि इन दोनों पे डिपेंड करता है। आप के ओ एच भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ओ एच नेगेटिव भी लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, ठीक है। तो ये हमारे पास ई टू रिएक्शन था जो कि वन स्टेप में हो रहा है। इस पूरे मैकेनिज्म में या रिएक्शन में बेटा किसी को अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। बेटा कोई सवाल? सर इनमें तो पोलर नॉन पोलर वाला वो चक्कर नहीं होगा ना? सॉल्वेंट वाला? हम्म। बेटा अमूमी तौर पर सॉल्वेंट रखते हैं हम। जैसे अगर मिसाल के तौर पे यहाँ पर हम इसकी बात करें तो हम KOH को डायरेक्टली तो नहीं लेते ना। हम कैसा KOH लेते हैं? एल्कोहलिक KOH लेते हैं, याद करो, जी सर। ठीक है ना। तो सॉल्वेंट तो तो होता मतलब ही है। इसमें क्या कह रही हो बेटे, दोबारा बोलो। इसमें लेकिन वो पोलर और नॉन पोलर को तो कंसिडर नहीं करना होगा ना फिर भी, मतलब इसमें सॉल्वेंट तो अल्कोहलिक KOH ही। हाँ, तो इसमें जो हमारे पास सॉल्वेंट होता है ना वो दोनों में ही पोलर ही होता है, मतलब पोलर नॉन पोलर ठीक है नहीं, सर। इसमें दोनों में ही पोलर है, ठीक है। सही है सर। और जी कोई सर। सवाल बेटा किसी का? बेटा और कोई सवाल? नहीं? अच्छा जी बेटा, तो इवन रिएक्शन E2 रिएक्शन के बाद, सॉरी E1 है हमारे पास। अच्छा, E2 में E2 बाई मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन था जिसमें दोनों अटैकिंग ग्रुप और सबस्ट्रेट दोनों रेट डिटर्मिनेशन स्टेप में हिस्सा ले रहे थे। यानी कि रिएक्शन कितना अच्छा हो रहा है, कितनी तेज़ी से हो रहा है, इसका फैसला इन दोनों की क्वांटिटी पर था, अटैकिंग ग्रुप और सबस्ट्रेट दोनों पर। लेकिन इवन रिएक्शन में इवन रिएक्शन यूनिमोलिकुलर रिएक्शन होता है और इसमें सिर्फ एक मॉलिक्यूल यानी कि सबस्ट्रेट
रेट डिटर्मिनेशन स्टेप में हिस्सा लेता है, सिर्फ एक मॉलिक्यूल। ठीक है। अच्छा, जो E2 रिएक्शंस थे ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स में होते हैं। यहाँ पर मैं लिख देना चाहिए था मुझे, ये रिएक्शंस जो हैं वो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स में होते हैं। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स undergo such type of reaction। तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में इस तरह के रिएक्शन हो रहे होते हैं। अच्छा, इवन रिएक्शन जो है वो टर्चरी अल्काइल हैलाइड में होता है और 2 स्टेप में होता है। टर्चरी अल्काइल हैलाइड undergo such type of reaction it is completed in 2 steps। ये 2 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। अच्छा, ये काफ़ी हद तक अगर आप लोगों को एसएन रिएक्शन समझ में आए हुए होते हैं ना, तो एलिमिनेशन रिएक्शन बहुत आसान लगते हैं। एलिमिनेशन रिएक्शन में मसला नहीं होता क्योंकि तकरीबन सेम मैकेनिज्म पर ही हो रहे होते हैं। तो अब इसमें हम देख लेते हैं सबसे पहला स्टेप क्या होता है। अगर कोई टर्चरी अल्काइल हैलाइड हम ले लेते हैं, तो टर्चरी अल्काइल हैलाइड की सूरत में क्या होता है भाई, जो हमारा अल्फा कार्बन होता है वो अल्फा कार्बन तीनों तरफ से कार्बन से ही जुड़ा हुआ होता है। तो CH2 और मैं यहाँ पर एक ले लेता हूँ H। ठीक है, तीनों तरफ से ही वो जुड़ा हुआ होता है कार्बन से। अब प्रॉब्लम ये है कि सर यहाँ पे बीटा तो फिर 3 हो जाएंगे। जी, बीटा 3 है। और अब यहाँ पर जो केस आता है ना अक्सर, यहाँ पर थोड़ा सा CH2 के ऊपर दोबारा बोलो बेटा, क्या कह रही हो? अच्छा, यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है भाई, देखो अल्फा कार्बन पर जो बल्की ग्रुप्स लगे हुए हैं, यानी कि सिर्फ अगर हाइड्रोजन होता तो इशू नहीं था, लेकिन चूंकि अल्काइल ग्रुप्स लगे हुए हैं सिर्फ अल्फा कार्बन पर, तो इसकी वजह से ये जो अल्फा कार्बन है इसके इर्द गिर्द का जितना भी रीजन है वो सारा कॉम्पैक्ट हुआ हुआ है, वो बिल्कुल पैक हुआ हुआ है। तो किसी भी मॉलिक्यूल का करीब भटक कर इस एक्स को निकालना जो है ना, वो इन वन स्टेप मुश्किल है। मतलब सारा काम एक ही बार में हो जाए ये मुश्किल है। जैसे पिछले वाले मैकेनिज्म में क्या था भाई, पिछले वाले मैकेनिज्म में ये था कि के आराम से एक्स पर अटैक कर रहा था, ओ एच जो है वो आराम से एच पर अटैक कर रहा था, बिकॉज स्पेसेस अवेलेबल थे, मॉलिक्यूल के लैटिस के बीच में स्पेस अवेलेबल था, तो आराम से अटैक हो रहा था। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि अल्फा कार्बन के साथ जो ये बल्की ग्रुप्स लग चुके हैं, अब इन बल्की ग्रुप्स की वजह से अल्फा कार्बन पर अटैक तो तकरीबन नामुमकिन सा हो गया है। हाँ, बीटा कार्बन पे अटैक अभी भी हो सकता है, बीटा कार्बन का इशू नहीं है, लेकिन अल्फा कार्बन पे अटैक अब बड़ा मुश्किल हो चुका है। तो सबसे पहले स्टेप में क्या होगा, ये रिएक्शन रिवर्सिबल होता है और ये रिएक्शन डेफिनेटली किसी पोलर सॉल्वेंट में ही हो सकता है। ठीक है। अच्छा, ये स्लो स्टेप भी होता है और यही रेट डिटर्मिनेशन स्टेप भी होता है। रिएक्शन किस हद तक होना है या कितनी हद तक होगा, ये इसी स्टेप पर डिपेंड करता है। मतलब इस वाले प्रोसेस पर डिपेंड करता है, क्योंकि जितने ज्यादा, अब क्या होगा नतीजे में जब ये रिएक्ट करेंगे तो पोलर सॉल्वेंट क्या करेगा, पोलर सॉल्वेंट इस एक्स को अपनी जानिब खींचेगा। इस खिंचाव की वजह से क्या होगा कि भाई चूंकि पार्शियल नेगेटिव ये है और पार्शियल पॉजिटिव ये है, तो ये एक्स आसानी से अपने बॉन्ड को तोड़ देगा ये वाले को, खिंचाव की वजह से। अब नतीजे में भाई क्या हुआ,
R थे। नतीजे में क्या हुआ भाई, यहाँ पे R और यहाँ पे R, नतीजे में ये हुआ कि इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, कार्बोनियम। जी बेटा, कार्बोनियम आयन बन गया। और यहाँ पर अब अगेन एक प्रॉब्लम आ रही है कि मैं X नेगेटिव लिखूं, मैं क्या लिखूं। ये जब बॉन्ड टूटा है, अब थोड़ा सा मैकेनिज्म जो है ना यहाँ, ये तो नेगेटिव होगा ना। हाँ, तो ये X जो है वो यहाँ पर नेगेटिव की सूरत में टूटेगा, क्योंकि ये जिस वक्त पुल हो रहा है, पुल होते वक्त मैक्सिमम पॉसिबिलिटी यही होती है कि कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए और ये हमारे पास फॉर्म हो जाए बेटा कार्बोनियम आयन। ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं सेम इस मतलब तरीके से चलता हूँ, लाइक मान लेता हूँ कि एल्कोहलिक KOH से मैंने रिएक्शन करवाया हुआ है, तो यहाँ पे इस कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को खत्म कौन करेगा, सवाल तो ये है। अच्छा, एल्कोहलिक KOH जो होता है यहाँ पर, वो एल्कोहल बेसिकली रिएक्शन में डायरेक्टली हिस्सा नहीं ले रहा होता, लेकिन वो इस चार्ज को न्यूट्रलाइज करने में बड़ी हेल्प करता है। यानी कि होता क्या है, देखो, अब यहां से जो कार्बोनियम आयन आया, इस कार्बोनियम आयन पर इस कार्बन पे पॉजिटिवली चार्ज क्रिएट हुआ है। जब OH इस नेगेटिव इसके ऊपर अटैक करेगा, किस पर, क्योंकि ये हाइड्रोजन यहाँ पर पार्शियली पॉजिटिव है, तो ये जो बॉन्ड टूटेगा ना बेटा, ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा कि हाइड्रोजन इस कार्बन से अपने इलेक्ट्रॉन की जान नहीं छुड़वा पाएगा। अच्छा, नतीजतन क्या होगा कि नतीजतन यहां पर, अच्छा ये स्टेप जरा फास्ट होता है, नतीजतन क्या होता है कि भाई आपके पास वाटर बन जाता है। ठीक है, वाटर बन गया। अब ये जो एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का जब्त हुआ होगा यहाँ पर, ये इलेक्ट्रॉन देन इस कार्बन की जो पॉजिटिव चार्ज है उसको खत्म करने में इस्तेमाल होता है। अगर मिसाल के तौर पे ये कार्बन जो है वो इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेता है, जिसकी वजह से इसके ऊपर आ जाता है नेगेटिवली चार्ज, क्योंकि इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए ना। इसके अपने तो थे जाती इलेक्ट्रॉन, लेकिन अब इस कार्बन पे अपने इलेक्ट्रॉन से ज्यादा एक इलेक्ट्रॉन हो गया, क्योंकि इसने इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को छीन लिया अपनी तरफ। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है, या ये जो एक एक्सिस इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेगा, ये एक्सिस इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को अगर ट्रांसफर कर दे, तो नतीजे में ये जो कार्बन होगा वो न्यूट्रल हो जाएगा। जब ये कार्बन न्यूट्रल होगा तो ये आसानी से डबल बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। तो इसका मैकेनिज्म कुछ इस तरीके से काम करता है। इज दैट क्लियर? सेकंड स्टेप रिपीट देखो बेटा, सेकंड स्टेप रिपीट। ओके, सेकंड स्टेप में ये हुआ कि यहां से जब हैलोजन निकला ना, तो हैलोजन निकलकर तो जो हमारे पास फॉर एग्जांपल KOH है, उस KOH के K के साथ इसने बॉन्ड बना दिया। अच्छा, हैलोजन निकलते वक्त कार्बोनियम आयन फॉर्म हुआ। कार्बोनियम आयन में जो हमारा अल्फा कार्बन है, इस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब डबल बॉन्ड बनाने के लिए सबसे पहली जो चीज की मुझे जरूरत है वो ये है कि इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं होना चाहिए, मतलब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर होने चाहिए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ मुझे बराबर नजर नहीं आ रहे। तो सबसे पहला काम जो मुझे करना है वो मुझे ये करना है कि इस कार्बन के इस पॉजिटिव चार्ज को जो है ना मुझे स्टेबलाइज करना है। अच्छा, उसके लिए क्या होगा कि जब OH इस हाइड्रोजन पर अटैक करेगा, तो हाइड्रोजन को रिमूव करते वक्त, मतलब रिमूवल कुछ इस तरीके से है कि क्योंकि हाइड्रोजन पार्शियली पॉजिटिव है और कार्बन पार्शियली नेगेटिव है, तो कार्बन इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को जब्त कर लेगा। हाइड्रोजन OH के साथ मिलकर H2O फॉर्म कर देगा। अच्छा, अब ये वाला जो कार्बन है CH2 वाला बीटा कार्बन, इसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। तो ये एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को प्रोवाइड करेगा जो फिलहाल डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, वो एक इलेक्ट्रॉन जो इस हाइड्रोजन से चोरी किया हुआ होगा, वो जब इस कार्बन के पास आ जाएगा, तो बेटा इस कार्बन का जो ये पॉजिटिव चार्ज है ये खत्म हो जाएगा। लेकिन बॉन्ड सारे बराबर नहीं हो रहे। इस कार्बन के भी 3 बॉन्ड है और इस कार्बन के भी 3 बॉन्ड है, जिसको बराबर करने के लिए दोनों अपने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को, एक इलेक्ट्रॉन इस वाले बीटा कार्बन का इधर हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड की सूरत में फ्री हुआ होगा, और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो इस कार्बन के पास यहाँ से फ्री हुआ होगा। तो नतीजतन दोनों आपस में डबल बॉन्ड फॉर्म करेंगे। इस स्टेप पे बेटा ये हुआ।
क्लियर हुआ बेटा? जी सर। सर ये कुछ कुछ वैसे ही है जैसे हमने रिएक्शंस ऑफ ईथीन में पढ़ा था। तो उसमें जो कोई और ग्रुप आता था वो पहले कार्बन को एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता था और फिर बॉन्ड बनाता था। जी तो बेटा, ये बिल्कुल इस वक्त दूसरे वाले कार्बन ने भी यही किया है ना। बिल्कुल ऐसे ही बेटा, ऐसे ही। ठीक है। अच्छा, अब ठीक अगर है सर। मैं रिएक्शन की काइनेटिक्स लिखूं तो पहली बात तो टू स्टेप रिएक्शन है। और दूसरी बात, जो रेट है रिएक्शन का वो किस पे डिपेंड कर रहा है? डिपेंड्स अपॉन सबस्ट्रेट। वो सबस्ट्रेट पे डिपेंड कर रहा है। क्यों भाई? देखो बेटा, जितना ज्यादा सबस्ट्रेट सबस्ट्रेट कार्बोनियम आयन प्रोड्यूस होगा ना, उतना ही ज्यादा सेकंड स्टेप होगा। मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता कि बिना फर्स्ट स्टेप के हम सेकंड स्टेप पे चले जाएं। जब तक फर्स्ट स्टेप कंप्लीट नहीं होगा सेकंड स्टेप नहीं होगा। अब फर्स्ट स्टेप जितना ज्यादा, जितना अच्छा होगा, ऑटोमेटिकली दूसरा स्टेप उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि दूसरा स्टेप तो बहुत फास्ट है, बहुत रेडिली रिएक्टिव है। फर्स्ट स्टेप में सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो फिर किस पे डिपेंड कर रहा है? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। यानी कि जितना ज्यादा आपके पास कार्बोनियम आयन प्रोड्यूस होगा, उतना ही ज्यादा अच्छा आपका रिएक्शन होगा। इज दैट क्लियर? एलिमिनेशन रिएक्शन बेटा। जी सर।